Welcome to our channel Hashmi Clinics. अस्सलाम वालेकुम। चलें आज एक बहुत ही अहम सार्कोड एड्रेनालिनम को गहराई से समझते हैं। ये सेशन खास तौर पर हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुफीद होगा। तो हम बात कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये दवा आती कहाँ से है और इसका असल जौहर क्या है। फिर इसकी ज़हनी और जिस्मानी अलामात को समझेंगे और आखिर में इसके क्लिनिकल इस्तेमाल और दूसरी दवाओं से फ़र्क पर बात करेंगे। देखें, किसी भी सार्कोड को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जिस्म में करता क्या है। एड्रेनालिन का मामले में तो ये और भी अहम है क्योंकि ये हार्मोन ही उस दवा की पूरी तस्वीर बनाता है। तो माखज़ है एड्रेनलिन, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ये वही हार्मोन है जो किसी भी खतरे या शदीद दबाव की सूरत में जिस्म को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। और यही इस दवा का मरकज़ी ख़याल है। एक इंतहाई तनाव की हालत, शदीद हैजान और फिर उसके बाद मुकम्मल थकान और कलैप्स। तो असल बात क्या है? इस दवा का जौहर है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ओवरड्राइव में चले जाना और फिर उसके बाद मुकम्मल नाकामी या कोलैप्स। अगर एक लाइन में इस दवा को समझना हो तो वो ये दवा है शदीद दबाव के बाद अचानक कोलैप्स की, जिसमें ज़हनी अजियत और वैस्कुलर सिस्टम की खराबी साफ नजर आएगी। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये जो शदीद जिस्मानी तनाव और हैजान है, ये मरीज़ की ज़हनी और जज्बाती हालत पर कैसे असर करता है। यहाँ जो ज़हनी कैफियत है वो आम परेशानी नहीं है। ये एक गहरी शदीद तकलीफ है, एंग्विश, मौत का खौफ बहुत नुमायां होता है। और एक बहुत ही अहम अलामत है खामोश गम, मतलब मरीज़ अपनी तकलीफ को अंदर ही अंदर घूंटता रहता है, किसी से कहता नहीं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यही हालत बेहिस्सी में बदल जाती है, जिंदगी से दिलचस्पी ही ख़त्म हो जाती है। सोचें, अगर जिस्म हर वक्त फाइट और फ्लाइट मोड में रहे तो क्या होगा? जाहिर है आखिरकार वो पूरी तरह थक कर बैठ जाएगा। चलें अब इस जिस्मानी कोलैप्स की तस्वीर को समझते हैं। इस दवा की जो दायमी पैथोलॉजिकल तस्वीर है उसकी बेहतरीन मिसाल है एडिसन्स डिजीज़। इस बीमारी में एड्रीनल ग्लैंड्स काम करना छोड़ देते हैं और जिस्म में शदीद कमज़ोरी और तवानाई की कमी हो जाती है। और ये 3 अलामतें याद रखने वाली हैं। जिल्द का रंग कौनसी जैसा हो जाता है, कमज़ोरी इतनी कि मरीज़ हिल नहीं पाता, और जिस्म सूखने लगता है, लेकिन नब्ज़ बहुत तेज़ होती है। ये एडिसन्स की तशख़ीसी तिकोन कहलाती है। जब भी ये तस्वीर मिले, एड्रेनालिन हमारी सबसे पहली दवाओं में से एक होनी चाहिए। डॉक्टर जोस्टिफ का ये जुमला इस दवा की रूह को पकड़ लेता है। ये जो ज़हनी अजियत है, ये जिस्मानी तौर पर सीने में घुटन की शक्ल में ज़ाहिर होती है। ख़ास तौर पर दिल की बीमारियों जैसे अंजाइना और ऑर्टाइटिस में ये एक बहुत बड़ा इशारा है। इस दवा का एक और पहलू है हेमरेज को रोकना। चूंकि ये खून की नालियों को सुकेड़ती है, यानी बेज़ोकंस्ट्रिक्टिव है, ये एक बेहतरीन हीमोस्टेटिक दवा है। ये ख़ास तौर पर उस हेमरेज में काम आती है जो छोटी छोटी कैपिलरीज से आहिस्ता आहिस्ता रिस रहा हो। ये नुक्ता बहुत अहम है, इसको अच्छी तरह समझ लें। यहाँ मसला खून के जमने की सलाहियत यानी कोएगुलेशन में नहीं है, मसला खून की नालियों की कमज़ोरी में है, और यही बात इसे फास्फोरस या क्रोटेलिस जैसी दवाओं से अलग करती है। चलें अब ज़रा देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम्स पर इस दवा के ख़ास और बाज़ औक़ात बड़े अजीब असरात क्या होते हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही दिलचस्प और अजीब बात है। देखें कि जिस्म के स्मूथ मसल्स पर इसका असर कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है, यानी मुतज़ाद है। कुछ उज़लात जैसे आंख और यूट्रस के सुकड़ रहे हैं, और वहीं मेदे और आंतों के उज़लात ढीले पड़ रहे हैं। ये एक ही वक्त में सुकड़ाओ और फैलाओ, ये इस दवा की खास पहचान है, एक ट्रू, स्ट्रेंज, रेयर एंड पेक्यूलियर सिम्टम। पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ही इस दवा का मैदान अमल है। हाई ब्लड प्रेशर, अंजाइना, एनेस्थीसिया के दौरान हार्ट फेलियर या फिर दमा का शदीद हमला जिसमें सांस घुट रहा हो, ये तमाम अलामात वैस्कुलर सिस्टम पर शदीद तनाव और फिर उसकी नाकामी को जाहिर करती हैं।
یہ ٹیبل کچھ اور اہم علامات کو مختصراً دکھا رہا ہے۔ سر درد میں ایسا لگے جیسے دماغ سوج گیا ہے، معدے میں خون کی قے اور جلد پر شدید ارٹیکیریا یا وہی کونسی جیسا رنگ، یہ سب اس دوا کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم اپنی سمجھ کو اور پختہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سے عوامل اس دوا کی علامات کو بڑھاتے ہیں اور اس کا مقابلہ دوسری قریبی دواؤں سے کیسے کیا جائے۔ ایڈرینالن کی ضرورت اکثر ایسی صورتحال میں پڑتی ہے جہاں وائٹل فورس پر کوئی اچانک بہت بڑا حملہ ہوا ہو، جیسے کوئی ایکسیڈنٹ، سرجری کے دوران شوک یا کوئی شدید جذباتی صدمہ۔ کولیپس کی حالت میں ایڈرینالنم کا موازنہ اکثر وریٹرم ایلبم، ارسینکم اور سنکونس سے ہوتا ہے۔ فرق یاد رکھیں، وریٹرم میں شدید ٹھنڈے پسینے اور الٹی دست ہوں گے، ارسینکم میں شدید بے چینی اور جلن ہوگی، جبکہ سنکونا میں جسم سے فلوئڈز کے ضائع ہونے کی ہسٹری ملے گی، جو ایڈرینالنم کی تصویر سے بالکل مختلف ہے۔ تو اس ساری معلومات کو ہم اپنی کلینکل پریکٹس میں مؤثر طریقے سے استعمال کیسے کریں؟ آئیے کچھ عملی نکات پر بات کرتے ہیں۔ کچھ شدید حالاتوں میں، جیسے دمہ کا خطرناک حملہ جہاں فوری ایکشن کی ضرورت ہو، وہاں کم پوٹینسیز جیسے 3x بہت اچھے نتائج دے سکتی ہیں۔ یہاں تقریباً ایک فزیولوجیکل ایکشن درکار ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی چیک لسٹ ہے جو دوا کے انتخاب میں مدد دے سکتی ہے۔ اگر ان میں سے زیادہ تر سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو سمجھیں کہ ایڈرینالنم کا کیس بہت مضبوط ہے۔ ان کلینکل حالتوں میں اکثر ایڈرینالینم کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، خاص طور پر آرٹیریوسکلیروسس کی وجہ سے ہونے والے ہائی بلڈ پریشر، شدید ہے فیور اور اعصابی دردوں میں اس دوا کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ایڈرینالینم پر ہمارا یہ تفصیلی سیشن ختم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ وائٹل فورس پر شدید ترین دباؤ اور اس کے نتیجے میں ہونے والے کولیپس کی ایک عظیم دوا ہے۔ اس سوال پر ضرور سوچئے گا کہ آپ کی پریکٹس میں یہ کہاں فٹ ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.